नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, जज करते रहे फरियाद पर प्रशांत भूषण ने नहीं मांगी माफ़ी। न खाने देने वाली सरकार के राज में बैंकों में धोखाधड़ी बढ़ी। योगी के राज में मीडिया पर हमले बढ़े, तीसरे पत्रकार की हत्या। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, बिना सबूत के तबलीगियों पर केस क्यों? संघ के मुखपत्र ने आमिर को कहा, ड्रैगन का प्यारा खान। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है कि बड़ी खबरों का विश्लेषण किया जाए। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्वीट्स को लेकर अवमानना के दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण की सज़ा के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशांत भूषण ने अपने 2 ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिसके लिए अदालत ने 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था। मंगलवार को उन्हें सज़ा सुनाने का दिन तय किया गया था, जिसके पहले सुनवाई हुई और अब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आपकी राय में क्या सज़ा होनी चाहिए, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि इस मामले में न्यायमूर्ति उन्हें माफ़ कर सकते हैं या चेतावनी दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाकर केस बंद किया जाए। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि जब वो कह रहे हैं कि यही उनका विश्वास है तो इसे रिकॉर्ड से कैसे हटाया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन खेद जताने की जगह उन्होंने एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने फिर एक रास्ता सुझाया और कहा कि भूषण को खेद जताने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर कोई गलती करता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये समझना भी चाहिए। जस्टिस मिश्र ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक संस्था के बारे में है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अगर प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी अदालत को दया दिखानी चाहिए। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का ध्यान दिलाया और कहा कि अदालत ने ममता बनर्जी को कोई सज़ा नहीं दी, जिन्होंने कहा था कि सारे न्यायाधीश भ्रष्ट होते हैं। राजीव धवन ने अदालत से कहा कि प्रशांत भूषण को शहीद मत बनाइए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये विवाद और गहराएगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत उन्हें क्या सज़ा देती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये मामला व्यवस्था से जुड़ा मामला है। अगर हम लोग एक दूसरे को ख़त्म करते रहेंगे तो इस संस्थान में किसका भरोसा रहेगा। आपको सहिष्णु होना पड़ेगा। आप देखिए कि अदालत क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्यों हमले ना करें। न्यायाधीश लोग प्रेस में जाकर अपना बचाव नहीं कर सकते, ना ही सफाई दे सकते हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा, हम जो भी करना चाहते हैं अपने फैसलों में लिखते हैं। हमारे पास कई बातें हैं, पर क्या हमें प्रेस में जाना चाहिए? मैं कभी ये नहीं करूँगा। उन्होंने राजीव धवन से कहा कि आप बार के नेता हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप तटस्थ रहें। चारों तरफ से एक माहौल ऐसा बन गया है, खुद अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण को किसी भी तरह से छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये स्थिति बन गई है और निश्चित रूप से प्रशांत भूषण ने जिस तरह से अपनी दृढ़ता दिखाई है वो तारीफ़ के काबिल हैं और इस तरह की दृढ़ता की ज़रूरत हमारे सिस्टम में हमारे वकीलों को, पत्रकारों को, मीडिया संस्थानों को, तमाम उन लोगों को जो न्याय की इस व्यवस्था को सुदृढ़ होता देखना चाहते हैं, उठाने चाहिए। तभी होगा, नहीं तो जो भी इस तरह के दबाव में आकर जिस तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं जज, वो परंपरा यूं ही चलती रहेगी और कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा देकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के राज में देश के बैंकों में धोखाधड़ी
चरम पर पहुंच गई है। मंगलवार को जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि बैंकों में हुई धोखाधड़ी की रकम दोगुनी होकर 1.85 ट्रिलियन हो गई है। इसके अलावा इस प्रकार के मामलों में 28% की बढ़ोतरी भी हुई है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि इनमें से अधिकांश मामलों में धोखाधड़ी बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज में हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि कर्ज के रूप में दिए गए रुपए में 98% घपलेबाजी हुई है, जो 1.82 ट्रिलियन रुपए की है। रिपोर्ट में पता चला है कि 2019-20 में जितने रुपए की धोखाधड़ी हुई है उसके बड़े अमाउंट के लिए बड़ी मछलियां, बिग फिश जिम्मेदार हैं, मगरमच्छ जिम्मेदार हैं कहना चाहिए, क्योंकि कुल धोखाधड़ी की 76% रकम के लिए शीर्ष 50 मामले ही जिम्मेदार हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार रहित सरकार और गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली मोदी सरकार के लिए ये एक ज़बरदस्त झटका है। 1.85 ट्रिलियन रुपए की धोखाधड़ी में 80% मामले सार्वजनिक बैंकों के हैं और 18% प्राइवेट बैंकों से। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई खाता फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है तो बैंकों के लिए नियम है कि वो उस खाते के पूरे कर्ज को या तो एक बार में, नहीं तो 4 क्वार्टर में अलग कर दें। घपलों की पहचान करने में लंबा वक्त लग रहा है और यही एक बड़ा कारण कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में धोखाधड़ी में होने में और उसका पता लगाने में 24 महीने का समय लगा है, और जहां 100 करोड़ रुपए या उससे बड़े घपले हुए हैं वहां तो 63 महीने तक का समय लग गया है। रिपोर्ट में इसके लिए कई कारण गिनाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट मोदी सरकार का एक तरह से पूरी तरह से एक्सरे हमारे सामने रखती है कि इस पूरी सरकार ने जो दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, किस तरह से बहुत ही संगठित ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है, बैंकों की लूट हो रही है और इतनी बड़ी रकम 28% का जंप ये बताता है कि सरकार जो दावे कर रही कि वो बैंकों में सुधार कर रही है, बैंक रिफॉर्म लाई है, बैंकों का मर्जर करवा रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जो 50 बड़े मगरमच्छ हैं वो इन कर्ज में घपले कर रहे हैं और जाहिर है कि ये सरकारी प्रभाव से हैं, सरकारी संरक्षण से हैं। बड़े लोग धन लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर उसका गबन कर जाते हैं। तो ये सिलसिला चला आ रहा है पिछले 6 सालों से और अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन बैंकों की कमर किस तरह टूट रही होगी। इन बैंकों में हमारा आपका पैसा जमा है और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि उन बैंकों में हमें ताला लगा मिले और कहा जाए कि आपके पैसे अब नहीं मिल सकते, जैसा कि बहुत सारे बैंकों के साथ हो चुका है। तो ये इसको आप ये मत समझिए कि अनजाने में हो रहा है, ये संगठित ढंग से हो रहा है और बाकायदा जो लोन लेने वाले हैं, बड़े उद्योगपति, कारोबारी, वो बैंक ऑफिशियल्स और राजनेताओं से मिलकर करते हैं और फ्रॉड की जांच सही ढंग से नहीं होती है और बाद में उसे फाइलों में दबाने की हरकत भी की जाती है। और आप देख रहे हैं कि 63 महीने बाद पता चलता है कि ये फ्रॉड हुआ है, ये घपला कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही सोचे समझे ढंग से हो रहा है और रिजर्व बैंक इस पर रोक नहीं लगा पा रहा है, जो कि केंद्रीय बैंक है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसे इस पर काम करना चाहिए। वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जाहिर है कि सरकार भी उसको ढील दे रही है, सरकार की तरफ से सख्ती नहीं हो रही, इसलिए रिजर्व बैंक भी ढीला पड़ा हुआ या सरकार की तरफ से उसे संकेत मिले हैं कि ढीला चलने दो। तो ये एक स्थिति है जिसमें आप गुड गवर्नेंस देख सकते हैं और मोदी सरकार की ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं और सदाचार कितना है इस सरकार में वो भी दिखता है। अगली खबर लेते हैं। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के दावे के अगले ही दिन बलिया जिले में एक पत्रकार की जघन्य हत्या हो गई। यूपी में बीते 2 महीनों में ये तीसरे पत्रकार की हत्या है। बलिया जिले के फेफना कस्बे में सोमवार को सहारा समय चैनल के संवाददाता रतन सिंह को बदमाशों ने दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा और फिर सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बीते जुलाई में गाजियाबाद में बदमाशों ने अपनी भतीजों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी और उन्नाव में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने पर जून में पत्रकार शुभम तिवारी की हत्या कर दी गई थी। कोरोना संकट के इस दौर में ही
प्रदेश में दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यूपी में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों व हत्याओं को लेकर जबरदस्त रोष है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके प्रदेश में 2 दिन में हुए सभी अपराधों का ब्यौरा जारी कर योगी सरकार पर हमला बोला है। बलिया में पत्रकार की हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने इसे आपसी रंजिश करार दिया, लेकिन मारे गए पत्रकार के पिता ने वीडियो बयान जारी करके इसे पुलिस की ओर से गढ़ा गया झूठ बताया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बलिया के फेफना थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर पत्रकार रतन सिंह को गोली मार दी गई। रतन सिंह खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे और हमलावरों को पहचानते हुए पत्रकार ने एक कार में घुसकर बचाने का प्रयास भी किया। सरकारी बयान के ठीक उलट पत्रकार के पिता ने कहा कि उनके बेटे का किसी से कोई विवाद नहीं था। सरकारी बयान में कहा गया था कि ये रंजिश की वजह से मौत हुई है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस इसे आपसी रंजिश का नाम देकर लीपापोती कर रही है। उनका कहना है कि उनके बेटे का तो किसी से कभी खेत पुआल या रास्ते तक का विवाद नहीं हुआ। इस हत्याकांड में सोमवार देर रात को 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में के नाम अरविंद सिंह, दिनेश सिंह, सुनील कुमार सिंह है, जबकि चौथा अभियुक्त मोती सिंह फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश चल रही है। उधर घटना पर दुख प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस से हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब ये देखिए कि यूपी में तो रामराज आ गया है। योगी आदित्यनाथ बार बार इसी तरह का दावा करते हैं कि सारे अपराध खत्म हो गए हैं, अपराधी या तो जेल में हैं या यमराज के पास भेज दिए गए हैं। लेकिन हकीकत है रोज़ रोज़ के अपराधों का जिक्र हम इस बुलेटिन में करते हैं, आपको बताते हैं कि हर आए दिन किस तरह से वहाँ हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं और पत्रकारों पर तो और भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि पत्रकार एक्सपोज करते हैं सरकार को, पुलिस को और अपराधियों को। तो ये लगातार सिलसिला बना हुआ और मीडिया पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार भी मीडिया का संरक्षण नहीं कर रही है, अपराधी भी मीडिया पर हमले कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। प्रशांत कनौजिया का मामला अभी तो 2-4 दिन पुराना ही है, उनके साथ भी यही हुआ। मिड डे मील की खबर छापने वाले पत्रकार का क्या हुआ ये भी जानते हैं आप। तो ये लगातार एक सिलसिला चल रहा है जो उत्तर प्रदेश में बता रहा है कि कानून व्यवस्था तो ख़राब है ही, लेकिन कानून व्यवस्था की खराबी को सामने लाने वाले लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की पूरी अराजकता को और जंगल राज को स्पष्ट करता है। और अगली खबर पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया इस बुलेटिन की खबरें जो आप देख रहे हैं उन पर अपनी समझदारी भरी टिप्पणियां कीजिए, अपनी विमर्श बताइए, अपनी राय बताइए और वो गंभीर टिप्पणियां हों तो इस पूरी चर्चा को और बल मिलेगा। गाली गलौज की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य हिंदी को प्रशंसा आप पसंद करते हैं, ये हमें पता है, उसके लिए प्रशंसा बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी राय रखें और जिस तरह से जितना अधिक संवाद होगा हमारे बीच में उतना अच्छा बुलेटिन भी होगा और आप और हमारे बीच में एक समझदारी भी बेहतर डेवलप होगी। तो कृपया अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ एक बहुत ही संयमित भाषा में रखते चलें। आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाई कोर्ट का विदेशी तबलीगियों के पक्ष में फैसला आने के बाद अब दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के 8 सदस्यों को रिहा करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी सबूत नहीं है। इस बीच मुंबई पुलिस ने भी सबूतों के अभाव में दिल्ली में तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने आए इंडोनेशिया के 12 नागरिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अभियोग को हटा लिया है। कई दूसरे मामलों में भी सबूत नहीं होने की बात कही गई है। इससे सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने आंखें बंद करके बिना सबूत के ही इन तबलीगियों के खिलाफ अनाप शनाप केस दर्ज कर लिए थे। ये पूरा मामला मार्च के महीने में दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज़ में एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसमें देश विदेश से हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी। कार्यक्रम खत्म होने पर बड़ी संख्या में आए भारतीय तो अपने अपने राज्यों में लौट गए थे, लेकिन लॉकडाउन लागू हो जाने के कारण विदेशों से आए लोग मरकज़ में ही फंसे रह गए थे।
उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आई तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान शुरू हो गया। सोशल मीडिया के जरिए और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए भी, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, के जरिए भी जमकर दुष्प्रचार किया गया। ऐसे माहौल में ही पुलिस ने तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में धड़ाधड़ केस दर्ज करने शुरू कर दिए थे। अब इन्हीं मामलों में जब अदालतों में सुनवाई शुरू हुई है तो कोई भी मामले टिक नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत द्वारा 8 लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने 8 सदस्यों को डिस्चार्ज करते हुए कहा कि जमा की गई पूरी चार्जशीट और दस्तावेज ना तो उनकी मरकज़ में उपस्थिति दिखाते हैं और ना ही कोई भागीदारी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के करीब 950 विदेशी सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उनमें से अधिकतर कोर्ट में याचिका लगाकर और अनुमति लेकर अपने अपने देश चले गए, लेकिन 44 दिल्ली में ही रुककर ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इन्हीं में से 8 को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सोमवार को रिहा कर दिया। बाकी के 36 को भी विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 270 और 271 के तहत पहले ही रिहा किया जा चुका है। हालांकि वे अभी भी महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य आईपीसी धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक दूसरे मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने तबलीगी जमात के 12 इंडोनेशियाई सदस्यों के खिलाफ लगाए गए गैर इरादतन हत्या के आरोपों को हटा लिया है। ये सभी कोरोना नेगेटिव आए थे और शुरुआत में इनके खिलाफ 2 धाराएं लगाई गई थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मीडिया के रवैये की सख्त आलोचना करते हुए विदेश से आए 29 जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता किसी भी महामारी या आपदा के दौरान कोई बलि का बकरा खोजती है और मौजूदा हालात इस बात को दिखाते हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया था। तो तबलीगियों के मामले में अब एक एक करके सारी चीज़ें साफ हो रही हैं। हालांकि उन्हें 4-5 महीने भुगतना पड़ा है, वो तो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये विदेशी यात्री थे और इनको इस तरह से यहाँ परेशान होना पड़ा। ये शर्म की बात है पूरे देश के लिए, पूरी सरकार के लिए और पूरे हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए। लेकिन अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। तबलीगी जमात में भाग लेने आए लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे वो सरासर निराधार थे। उन पर उल्टे सीधे मामले दर्ज किए गए थे, उन्हें परेशान किया गया था और पूरे देश भर में हमारे मीडिया ने प्रचार कर दिया था कि ये कोरोना जिहाद लेकर आए हैं, यानी कोरोना फैलाने के लिए ही आए हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि ये सारे आरोप निराधार थे। चौरसिया, चौधरियों, गोस्वामियों, कश्यपों, सरदानाओं ने जो तरह के विश्वमोमन किया था टीवी चैनलों पर, वो अब उसका पर्दाफाश हो गया है। इनको ये पूरी तरह से कहना चाहिए कि निर्वस्त्र हो गए हैं और अब इन्हें कायदे से इनको सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए जो इन्होंने इनके प्रति अपराध किया है, इस देश के प्रति अपराध किया है, क्योंकि देश इससे बदनाम हुआ है दुनिया भर में और देश की छवि खराब हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य में तुर्की के राष्ट्रपति की बीवी से मिलने और चीनी उत्पादों का प्रमोशन करने के बहाने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान पर निशाना साधते हुए तीखे सवाल पूछे गए हैं। पांचजन्य में ड्रैगन का प्यारा खान शीर्षक के लेख में आमिर खान पर निशाना साधा गया है। लेख में कहा गया कि आज़ादी से पहले और बाद में लगातार देशभक्ति की लौ जगाने वाली फिल्में बनती रही, लेकिन फिर सिनेमा को पश्चिम की हवा लगी और ये नेपथ्य में चली गई। अब फिर से पिछले 5-6 वर्ष से देशभक्ति की फिल्मों का उभार है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अभिनेता और फिल्मकार हैं जिन्हें अपने देश से दुश्मनी पालने वाले चीन और तुर्की जैसे देश ज़्यादा पसंद है। लेख में लिखा गया कि एक तरफ अक्षय कुमार, अजय देवगन, जॉन अब्राहम और कंगना रनौत जैसे सहित कुछ अन्य सितारे और फिल्मकार हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति से भरी फिल्में बनाना या इनमें अभिनय करना देश के प्रति अपनी निष्ठा जताने जैसा है। दूसरी तरफ आमिर खान जैसे अभिनेता हैं जिन्हें भारत के दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं दिखता, फिर बात चाहे धोखेबाज चीन की हो या फिर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ जिहादी मंसूबे पालने
खाली बैठे तुर्की की, जहां आजकल आमिर खान डेरा डाले हुए हैं। पत्रिका के संपादक हितेश शंकर ने समाचार पत्र द हिंदू से बातचीत में कहा कि हम ये भी जानना चाहते थे कि चीन में आमिर खान दूसरे फिल्म अभिनेताओं की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हैं, क्यों सुल्तान की तुलना में दंगल ने वहाँ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि दोनों ही फिल्मों की विषय वस्तु एक जैसी है। आमिर खान कुछ खास चीनी ब्रांडों का विज्ञापन करते हैं और चीन में सरकार की ओर से प्रमोट किए बिना कोई अच्छा नहीं कर सकता। इस लेख में भी लिखा गया है कि चीन के प्रति खान का प्रेम संदिग्धता के दायरे में पहले से है। ऐसे में तुर्की के साथ उनका मेल मिलाप क्या संदेश देता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेख में कुछ साल पहले एक अवार्ड समारोह के दौरान दिए आमिर खान के उस वक्तव्य का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने देश में असहिष्णुता बढ़ने की बात कही थी। उस वक्त आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी किरण राव ने एक दिन कहा कि अब भारत में डर लगता है, यहाँ असहिष्णुता बढ़ गई है, जिसके बाद पूरे देश में असहिष्णुता को लेकर बहस हुई थी और कुछ संगठनों ने आमिर को निशाने पर लिया था। तो ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि आरएसएस का है, संघ परिवार का है, संघ परिवार के मुखपत्र का है और उनका एक एजेंडा है, उनकी एक लाइन है और उनकी लाइन में हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है और हिंदू मुसलमान करना है। इसलिए बॉलीवुड के जो खान चौकड़ी है उस पर अटैक करना ये इसीलिए करते हैं कि पूरे देश का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर कर दें। इसका देशभक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि इनकी खुद की देशभक्ति फर्जी है। ये छद्म देशभक्त हैं जिनको देशभक्ति का पता ही नहीं, बस ये सबको देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने का ठेका लिए हुए हैं और जिस के देशभक्ति को संदेह के दायरे में रखते रहते हैं उन्हें देशद्रोही बताते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। चीन में फला अभिनेता ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, ये चीन की जनता बता सकती है। किसी के पॉपुलर करने से पॉपुलर नहीं होते हैं। दंगल फिल्म ऐसी थी जिसकी वजह से उनको वो पॉपुलरिटी वहाँ मिली। रूस में कभी राज कपूर आवारा फिल्म की वजह से पॉपुलर थे, तो क्या रूसी सरकार ने उनको पॉपुलर कर दिया था और बाकी अभिनेताओं को नहीं कर रहा था। देशभक्ति की फिल्म आमिर खान ने भी बनाई है। याद कीजिए कि आप लगान को ले लीजिए या आप सरफरोश को ले लीजिए, द राइजिंग 1857 को ले लीजिए, तो आमिर खान की अब फिल्मों में अपनी वैरायटी है और वो सबसे बड़ी बात है कि अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उसके प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने इस बार तुर्की को चुन लिया और उनका ये हथकंडा कामयाब भी हो गया, क्योंकि संघ परिवार उनका साथ दे रहा है इस फिल्म के प्रचार में। जो वो चाहते थे वो वही कर रहा है। तो ये आमिर खान का तो एजेंडा पूरा हो रहा है, लेकिन भारतीय समाज इससे बट रहा है और हर जगह बंटवारा करना इस अखबार की पूरी परंपरा रही है और इस पूरे संघ परिवार की परंपरा रही। इस पूरे घटनाक्रम को इसी परिप्रेक्ष्य के साथ देखना चाहिए। और अब अंत में आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 61,000 मामले पूरे देश भर में संक्रमण के आए हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 31,70,000 के पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,36,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने आज का कार्यक्रम पसंद किया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उन मित्रों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं इसी वक्त फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।